बंटी वहाँ से 5 टोकन लेकर आना। टोकन टोकन 5 टोकन। अरे समोसा कचौरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सी के टोकन की बात कर रहा हूँ। जो देखो वो टोकन को खाली समोसा कचौरी का टोकन ही समझता है, जो अपन दुकान से टोकन लेते हैं। चलिए, तो सी लैंग्वेज के बेसिक्स में आज हम टोकन्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये आज हमारा सेकंड वीडियो है सी लैंग्वेज पर। पिछला वीडियो जो आया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, ऊपर दिए हुए आई बटन को टच करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज में टोटल जो बात होगी वो होगी नंबर 1 टोकन्स की, नंबर 2 डेटा टाइप्स, और नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी लैंग्वेज का जब बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो फंडा आता है वो आता है टोकन्स का, नंबर 2 पर बात होती है डेटा टाइप्स की, नंबर 3 पर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। तो आज की वीडियो में केवल हम बात करेंगे किसकी? टोकन्स की। टोकन का सिंपल मीनिंग है बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? टोकन्स एक बेसिक यूनिट है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज। इसके पहले कुछ भी नहीं होता सी में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट से। लेकिन यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है मेरे पास 26, इसके पहले कुछ भी नहीं होता है। इंग्लिश स्टार्ट ही कहाँ से होती है? ABCD से। तो इसके पहले कोई चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 टोकन्स होते हैं। तो टोकन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं अल्फ़ाबेट को बोलूं तो अल्फ़ाबेट को क्या बोलूंगा मैं? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, समझ में आता है अपन को थोड़ा सा। तो टोकन्स, ठीक है, टोकन्स बेसिक यूनिट है सी लैंग्वेज की। जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसके पहले कुछ भी नहीं होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। देयर आर 5 टोकन्स। जब हम टोकन्स को देखेंगे तो हमें 5 तरह के टोकन्स मिलेंगे। नंबर 1 पहला होगा कीवर्ड, नंबर 2 होगा आइडेंटिफायर, नंबर 3 पर होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बोलेंगे लिटरल्स। सब अपन समझेंगे एक एक करके आज पूरा इसको। नंबर 4 पर होगा ऑपरेटर्स। नंबर 5 पर हम बात करेंगे सेपरेटर्स की। सेपरेटर्स की। तो सी लैंग्वेज में टोटल हमको मिलेंगे 5 टोकन्स। क्लियर एकदम? नंबर 1 पहला मिलेगा मुझे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग होता है ऐसे वर्ड्स जो कि लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है। ऐसे वर्ड्स जो कि लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है इज नोन एज कीवर्ड्स। इसको हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। रिजर्व वर्ड्स भी इसे बोला जाता है। सर समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो ही, शी, देयर, वेयर, गो, हियर, कम, है ना, वॉट, हु, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम पर्टिकुलर किसी जगह पर, स्पेशल जगह पर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसके पर्टिकुलर वर्ड उसमें यूज़ होगा। तब उस केस में इंग्लिश के जो मैंने वर्ड्स बोले वो इंग्लिश के क्या हुए? रिजर्व वर्ड्स हुए। सर समझ में नहीं आया? चलो, अगर मैं हिंदी पढ़ना है मुझे तो हिंदी में यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, कैसे, कब, कौन, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका पर्टिकुलर जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ आ रहा है, वो कब जाएगा, इधर आ, उधर जा। तो इसमें जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, इज नोन एज क्या चीज़? रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। तो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो पहले से प्री डिफाइन हैं
और हमें मिलेंगे कुल 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में। ऐसे वर्ड्स जो कि लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है, इन वर्ड्स का अपना अलग ही मीनिंग है, इन वर्ड्स का अपना अलग मीनिंग है, महत्व है। हम इसको पर्टिकुलर जगह पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टोटल हमको सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स मिलेंगे? 32 कीवर्ड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी ना कभी असाइनमेंट बनाया होगा, कोई प्रैक्टिकल करा होगा, है ना। आप सी लैंग्वेज की वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एक आध बार तो सी को देखा ही होगा। तो जैसे अपन बात करते हैं, इंट है, फ्लोट है, डबल है, डबल तो देखा नहीं होगा, अगला वॉइड है। तो ये जो कुछ वर्ड्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं इफ़ की, एल्स की, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनका सी लैंग्वेज में अपना खुद का एक मीनिंग होता है। इनको हम हर कहीं जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें ये बात समझ में आती है कि ऐसे वर्ड्स जो कि सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है, कीवर्ड्स कहलाएंगे। और हमें कितने कीवर्ड मिलेंगे? 32 कीवर्ड्स मिलेंगे। क्लियर एकदम? तो अगली जो टेबल मिलेगी आपको, उस टेबल में हम पूरे की पूरे 32 कीवर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। चलिए, नंबर 1। नंबर 2 पर बात होगी आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम ऑफ, क्या बोला मैंने? आइडेंटिफायर का मीनिंग होगा नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ अरे, पॉइंटर्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फलाना और ढिमका। नेम ऑफ वेरिएबल, अरे, पॉइंटर्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फलाना और ढिमका। वेरिएबल या अरे या पॉइंटर या फंक्शन, इनका कोई भी नाम क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। स्टूडेंट होगा कोई तो स्टूडेंट का भी कोई नाम होगा, मतलब स्टूडेंट का एक आइडेंटिफायर होगा। स्टूडेंट एक अलग चीज़ है, उसका नाम एक अलग चीज़ है। मैंने बोला कोई कॉलेज बोला मैंने, इंदौर में एक बहुत फेमस कॉलेज है होलकर साइंस कॉलेज, तो एक कॉलेज है, कॉलेज का एक नाम है, आइडेंटिफायर है। इंदौर में एक मॉल है, उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड, तो टीआई एक मॉल है, तो मॉल एक जगह है और उस जगह का कोई नाम है। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको कोई नाम देना, इज नोन एज आइडेंटिफायर। इज नोन एज क्या होगा? आइडेंटिफायर होगा। तो यहां से अपन टोकन्स और कीवर्ड को हटा देते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर मैंने लिखा इंटीजर ए, ये क्या होता है मैंने अभी आपको नहीं समझाया। सिंपल से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है, सिंटेक्स क्या होगा वो बात की बात है, अपन बाद में समझेंगे। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ये ए नाम का एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल इज अ लॉजिकल लोकेशन इन मेन मेमोरी। वेरिएबल क्या चीज है? लॉजिकल लोकेशन है, कहां पर? मेन मेमोरी में। ओके, मेन मेमोरी में एक लॉजिकल लोकेशन है वेरिएबल विच होल्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। अगर मैं इंटीजर ए लिखता हूं तो मेमोरी में एक लोकेशन बनी। अब ये मेमोरी में लोकेशन बनी, कौन सी मेमोरी में लोकेशन बनी है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी कहां पर होगी? मशीन के अंदर होगी। अब उस मशीन के अंदर अपन घुस के तो देख नहीं सकते कि वो वेरिएबल कहां पर है। तो उस लोकेशन को हम किसी न किसी नाम से पहचानेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो वो नाम क्या कहलाएगा? उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर। सर आपने लिखा था अरे, पॉइंटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फलाना, ढिमका, सर ये क्या होता है? ये सब अपने आप में एक अलग अलग पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स जब आगे आते जाएंगे अपन तो अरे पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक होगा रे, बाप रे, डर जाते हर कोई रे, तो खत्म, मतलब वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी अपन को। ऐसा बोला जाता है, बहुत सिंपल है। तो अरे, पॉइंटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये अपने आप में एक अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उनका भी अपन कोई ना कोई नाम रखेंगे, उनको भी अपन किसी न किसी नाम से पहचानेंगे। इज नोन एज आइडेंटिफायर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्लियर एकदम। चलिए आगे बात करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है वैल्यूज विच नेवर चेंज इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में ऐसी वैल्यूज जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, इज नोन एज कांस्टेंट। सर समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा, सब समझाऊंगा, बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट
ऐसी वैल्यू जो कि प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होगी। थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा। कोई ए वेरिएबल है, कोई बी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, चेंज होना। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन कांस्टेंट जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है सर। अब यहां पर मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की, तो मुझे कई सारे कांस्टेंट मिलेंगे। नंबर 1 पहला कांस्टेंट मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट का मतलब होगा ऐसी वैल्यू जो कि एक होल नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होगी। सर समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल इंटरेस्ट सभी को मालूम होगा। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बचपन से पढ़ते आ रहे अपन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां पर SI कौन है, सिंपल इंटरेस्ट है, P कौन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, R कौन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हमारा टाइम, वो डिवाइड करूंगा मैं कैसे, 100 से। इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है। ये चारों कौन हुए, वेरिएबल हुए। वेरिएबल इज अ लॉजिकल लोकेशन इन मेन मेमोरी विच होल्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से, तो कितना भी मैं प्रिंसिपल अमाउंट ले लूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूं, टाइम ले लूं, सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो मुझे उसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 100 कौन, एक इंटीग्रल वैल्यू। वो इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन होल नंबर होगी, वो पूर्णांक होगी। तो यहां पर जो मैंने 100 लिया है वो एक होल नंबर है। तो इस फॉर्मूले में 100 जो हुआ मेरा क्या हुआ, इंटीजर कांस्टेंट हुआ। इंटीजर कांस्टेंट को हम इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझ में आई बात आपको अच्छे से। चलिए नंबर 2, सर अगर कोई वैल्यू डेसिमल में होगी, कोई वैल्यू फ्रैक्शनल में होगी, तब हम क्या करेंगे। तब उस केस में हमारे पास दो तरह के फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, दो तरह के होंगे। नंबर 1 पहला होगा फ्लोट कांस्टेंट, नंबर 2 3 होगा डबल कांस्टेंट। डबल कांस्टेंट, ठीक है ना। फ्लोट वैल्यू होगी, फ्लोट कांस्टेंट होगा, और एक होगा डबल कांस्टेंट। ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल वाली वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू छोटी होगी, 4 बाइट में 4 बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई कर सकती है, तब उस केस में फ्लोट कांस्टेंट की बात करेंगे हम। सर ये आपने बोला 4 बाइट क्या चीज, जब अपन डेटा टाइप पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। अभी अपन उस पर अगर जोर डालेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो फ्लोट वैल्यू वो होती जो 4 बाइट को ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में, और ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल होता है, तब उस तरह की वैल्यू को बोला जाता है फ्लोट वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। सर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं पाई आर स्क्वायर की, पाई आर स्क्वायर कौन, एरिया का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। सर्कल के एरिया के फॉर्मूले में अगर हम बात करेंगे तो पाई हमें कीबोर्ड पर नहीं मिलेगा, तो पाई की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं 3.14, जो कि एक डबल टाइप की वैल्यू है, लेकिन शुरुआती तौर पर हम इसको फ्लोट वैल्यू बोलेंगे। एक्चुअल में ये डबल टाइप की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू बताना है तो मुझे एफ लगाना पड़ेगा, वो आगे अपन समझेंगे, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना अपन को। तो 3.14 जो हुआ, सर्कल का मैं कोई भी सर्कल ले आऊँ, उसका कोई भी रेडियस हो, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होगा, वो 3.14 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपन, अगर मुझे एरिया निकालना है। तो यहाँ पर चलिए जो 3.14 है वो क्या चीज़ है, एक हमारी फ्लोट वैल्यू है। क्लियर एकदम। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू 4 बाइट ऑक्यूपाई नहीं कर पा रही है, उससे ज़्यादा जगह लग रही है मेमोरी में, तब उन फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कौन सी कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, डबल में डिफाइन करेंगे। तो हमारा पहला कांस्टेंट कौन हुआ, इंटीग्रल, जिसमें पूरा होल नंबर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें फ्रैक्शनल होगा। बात करिए अपन ने 4 बाइट और 8 बाइट की, जब अपन डेटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरे बाइट क्या होगा वो क्लियर समझ में आएगा। समझ में आती बात अच्छे से। नंबर 4 पर आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। नंबर 4 पर क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पहला होगा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा होगा मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग। मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सिंपल सा मीनिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। सही है।
तो इंटीग्रल में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 100 का एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल में 12 भी हो सकता है, एग्जाम्पल में -25 भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया 3.14 का, कोई मैंने 12.75 लिख दिया, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल चलेगा। अब कैरेक्टर कांस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की, तो मैंने जैसे लिखा ए, सर आपने तो ए बोला था कि वेरिएबल है, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगा तो वो एक वेरिएबल होगा, लेकिन अगर मैं इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम सिंगल कोट बोलते हैं, अगर वो लगा दूंगा तो ये एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं सिंगल कोट हटा लूंगा तो वो एक वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ए लिखता हूं तो ये वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें डबल कोट लगा दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, तब वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आता है? अगर मैं यहां पर 9 लिखता हूं तो 9 कौन हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसमें सिंगल कोट लगा दूंगा तो 9 अब इंटीजर ना होते हुए एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। तो कैरेक्टर नाम का पूरा चैप्टर आएगा अपन को एक, उसमें अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी अपन कितना भी सर फोड़ ले इसमें समझ में नहीं आएगा, अपन को सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि सिंगल कोट में अगर मैं कोई लिखता हूं तो वो कहलाएगा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। यहीं पर मैंने अगर 9 लिखा और 9 को मैंने डबल कोट लगा दिया, तब 9 कौन हो जाएगा? एक स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने लिखा प्लस। प्लस कौन है? प्लस एक ऑपरेटर है, भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर अगर इसको मैंने अगर सिंगल कोट लगा दिया, तब ये प्लस प्लस ना होते हुए क्या हो गया? कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर मैंने इसी प्लस के पास डबल कोट लगा दिया तो ये प्लस प्लस ना होते हुए क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को मैं सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं नहीं, मतलब सी रिप्रेजेंट करेगी, और मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करेंगे। सर अगर मैंने लिखा कंप्यूटर, COMP लिखा और सिंगल कोट लगा दिया मैंने, तो ये एरर होगी। हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में मल्टीपल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अगर मैं डबल कोट में कंप्यूटर लिखता हूं, ठीक है ना, डबल कोट क्लोज करता हूं मैं, तब यहां पर बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं? मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट की। तो मुझे पहला कांस्टेंट क्या समझ में आया? इंटीग्रल, अगला आया फ्लोट, अगला आया डबल, अगले 4 पर आया कैरेक्टर। कैरेक्टर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, पहला सिंगल कैरेक्टर, दूसरा मल्टीपल कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर? समझ में आती कोई बात? डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं हमसे, है ना, कमेंट में आप बिल्कुल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अभी तक क्या क्या हो चुका हमारा? नंबर 1 टोकन्स में पहला हुआ कीवर्ड, रिजर्व वर्ड। नंबर 2 कौन हुआ? आइडेंटिफायर, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ अरे, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फलाना, नेम ऑफ डिम का। अगला हुआ लिटरल, मतलब कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो कि प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होगी, इज नोन एज कांस्टेंट। नंबर 4 पर सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक नंबर 4 पर होगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, सुनो मेरी बात। ऑपरेटर का मतलब होगा, ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर क्या चीज है? एक सिंबल है, ठीक है ना। ऑपरेटर एक चिन्ह है, हिंदी में बोलूं तो ऑपरेटर क्या चीज है? एक सिंबल है, विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड्स। नहीं आया समझ में? ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो एक या एक से ज्यादा वैल्यू पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसको अगर मैं क्लासीफाई करूंगा तो इसको मैं 3 कैटेगरी में सी लैंग्वेज में क्लासीफाई कर सकता हूं। नंबर 1 पहला होगा यूनरी ऑपरेटर, नंबर 2 दूसरा होगा बाइनरी ऑपरेटर, और नंबर 3 पर होगा टर्नरी ऑपरेटर। तो ऐसे ऑपरेटर जो केवल एक ही ऑपरेंड, एक ही वैल्यू पर काम करेंगे, वो कहलाएंगे यूनरी ऑपरेटर। दूसरा ऐसे ऑपरेटर जो कि 2 वैल्यूज पर काम करेंगे, वो कहलाएंगे बाइनरी ऑपरेटर। और तीसरा होगा, सिर्फ एक ही होता है, टर्नरी ऑपरेटर, जो कि 3 चीज़ों पर काम करता है। तो हम पहले ही लेक्चर में शुरुआती तौर पर सारे ऑपरेटर को एक साथ नहीं समझ सकते। हम उनको जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी सी लैंग्वेज की, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ते जाएगी, हम वैसे वैसे सभी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं, सारे ऑपरेटर्स के एक बार नाम लिख लेते हैं। ऑपरेटर्स में नंबर 1 पहला होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं,
डिवाइड के लिए स्लेश होगा और एक परसेंटाइल होगा जिसको मॉड ऑपरेटर बोला जाता है। तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, प्लस माइनस सितारा आड़ा परसेंटाइल, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ ना, सितारा और आड़ा। जब भी अपन स्टार की बात करेंगे तो बात करेंगे अपन सितारे की। नंबर 2 दूसरा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सारे होंगे, इक्वल टू होगा, फिर प्लस इक्वल टू होगा, फिर माइनस इक्वल टू होगा, फिर सितारा इक्वल टू होगा, फिर स्लेश आड़ा इक्वल टू बोल सकते हैं उसको, हाँ अपन, स्लेश इक्वल टू होगा, और फिर परसेंटाइल इक्वल टू होगा। तो सर क्या क्या चीज़ है ये? मैंने क्या बोला कि हम शुरुआती तौर पर शुरुआती लेक्चर्स में, हम दूसरे ही लेक्चर में कभी भी सारे ऑपरेटर्स को नहीं समझ सकते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एक प्रॉब्लम जनरेट करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस फिर से करेंगे। नंबर 3 पर कौन होगा? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में किसकी बात होगी? 2 बार एम्परसेंड का साइन एंड ऑपरेटर, 2 बार पाइप साइन और ऑपरेटर, और एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट ऑपरेटर। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 पर होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना, ये कौन होगा? प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस होगा। क्लियर एकदम। नंबर 5 पर हम बात करेंगे किसकी? पॉइंटर ऑपरेटर की। हाँ, पहले तो अपन बात करें रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन होगा? लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। बचपन वाला लेस देन इक्वल टू नहीं चलेगा, यहां पर ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू ये वाला होगा। अगला कौन सा? ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उसके बाद डबल इक्वल टू होगा, और फिर नॉट इक्वल टू होगा। सर डबल इक्वल टू, बिल्कुल डबल इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू आया है, यहाँ पर डबल इक्वल टू आया है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे जैसे अपन जर्नी में आगे बढ़ेंगे, कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हर ऑपरेटर के लिए पहले हम एक प्रॉब्लम जनरेट करेंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन हर ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रटने वाला सारा काम। नंबर 6 पर कौन? पॉइंटर ऑपरेटर। नंबर 6 पर कौन होगा? पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर कौन होगा? एक होगा सिंगल एम्परसेंड का साइन जिसको एड्रेस ऑफ बोलेंगे, और दूसरा होगा सितारा। वही सर दोबारा क्या सितारा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सितारा अलग तरीके से यूज़ होगा, ये वाला सितारा अलग तरीके से यूज़ होगा। ये वैल्यू एट एड्रेस के लिए इस्तेमाल होगा, ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद नंबर 7 पर हमारे पास कई सारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं। बिटवाइज ऑपरेटर की पूरी एक 2-3 वीडियो बनेगी। उस बिटवाइज ऑपरेटर में सर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या, ताकि हम बिट और बाइट को अच्छे से समझ सकें। तो इसके लिए पूरी एक 2-3 वीडियो अलग से बनेगी। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमारे को आगे सी लैंग्वेज में आने वाले हैं। तो ऑपरेटर क्या चीज़ है? सिंबल। ऑपरेटर क्या चीज़ हुआ? सिंबल विच परफॉर्म पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड्स। एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसे हम कहेंगे क्या चीज़? ऑपरेटर। और इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, यूनरी, अगला बाइनरी और अगला टर्नरी। अगर वो केवल एक ही ऑपरेंड पर काम करता है तो यूनरी कहलाएगा, अगर वो 2 ऑपरेंड पर काम करता है तो बाइनरी कहलाएगा, और अगर वो 3 चीज़ों पर काम करता है तो वो टर्नरी कहलाएगा। चलिए समझ में आती बात अपन को अच्छे से। 5वां टोकन, 5th नंबर का टोकन, सेपरेटर। सेपरेटर को हम पंक्चुएटर्स भी बोलेंगे। सेपरेटर को हम पंक्चुएटर्स भी बोलेंगे। सर क्या चीज है ये? सेपरेटर का मतलब होता है स्पेशल सिंबल। सेपरेटर का मीनिंग क्या होगा? एक स्पेशल सिंबल। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। पहली कैटेगरी होगी डेलीमीटर्स और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? सेपरेटर्स, टर्मिनेटर, सॉरी टर्मिनेटर या सेपरेटर दोनों बोल सकते हैं। सेपरेटर और क्या चीज? टर्मिनेटर। राइटिंग बचपन से गंदी मेरी, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं ना। डेलीमीटर्स और सेपरेटर्स और टर्मिनेटर 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। क्या चीज है सेपरेटर? सेपरेटर आर स्पेशल सिंबल। सेपरेटर आर स्पेशल सिंबल। हाँ, अब इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड। ऑपरेटर क्या था? ऑपरेटर इज अ सिंबल विच परफॉर्म पर्टिकुलर ऑपरेशन। सेपरेटर आर स्पेशल सिंबल, 2 कैटेगरी डिवाइड करी। नंबर 1 क्या होगा? डेलीमीटर होगा, अगला सेपरेटर या टर्मिनेटर होगा। डेलीमीटर क्या होगा? डेलीमीटर आर सेट ऑफ सिंबल। हाँ, क्या यहां पर डेलीमीटर क्या चीज है? सेट ऑफ सिंबल।
विच डिफाइन बाउंड्रीज। सर कैसे? करली ब्रैकेट ओपन आएगा, करली ब्रैकेट क्लोज आएगा। सी के प्रोग्राम में करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज कई जगह पर आएगा। इसका मतलब होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर मैं करली ब्रैकेट ओपन करता हूं और करली ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की, या बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर स्कोप की। सर समझ में नहीं आया? आएगा, धीरे से समझ में आएगा, अभी अपन खाली नोट कर रहे हैं इसको। नंबर 2, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किसके लिए होगा? अरे के लिए होगा। सर अरे क्या होता है? बहुत खतरनाक चीज होती है रे बाप रे, समझ में नहीं आएगा रे, ऊपर से चला जाएगा रे, ठीक है ना, सब समझ में आएगा रे। तो जब अरे पढ़ेंगे अपन तो इसको बात समझेंगे अपन। क्या बोला मैंने? डेलीमीटर क्या चीज है? सेट ऑफ सिंबल। सेट ऑफ सिंबल मतलब एक सिंबल नहीं है, दो सिंबल है, एक ओपन है और एक क्लोज है, एक ओपन है और एक क्लोज है। नंबर 3 पर जो होगा वो होगा सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल होगा कंडीशन के साथ। ये इस्तेमाल किसके साथ होगा? फंक्शंस के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? फंक्शंस के साथ इस्तेमाल होगा। और किसके साथ इस्तेमाल होगा? एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होगा। एक्सप्रेशन में प्रायोरिटीज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रायोरिटीज, जो बोर्ड मास का रूल होता है ना, तो उसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। बोर्ड मास मैथमेटिक्स में जो होता है, तो जो पहले ब्रैकेट आएगा वो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, वो एक्सप्रेशन में आएगा। तो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो कंडीशन भी सब समझ में आएगी। जब अपन कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स पढ़ेंगे तब उसमें अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। फंक्शंस जब आएगा तो उसमें भी सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज का इस्तेमाल होगा। अभी में अपन सर भी फोड़ लेंगे तो अभी अपन को समझ में नहीं आएगा। अभी अपन को समझना है कि डेलीमीटर कौन है? सेट ऑफ सिंबल है ना, सेट ऑफ सिंबल विच डिफाइन बाउंड्रीज। अगला कौन होगा? डबल कोट ओपन होगा, डबल कोट क्लोज होगा। थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले अपन ने बात करी कि किसके लिए काम आएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए काम आएगा, स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और आखिरी होगा एंगुलर ब्रैकेट ओपन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा हेडर फाइल्स के लिए, हेडर फाइल्स, ठीक है ना, हेडर फाइल्स के लिए इस्तेमाल होगा एंगुलर ब्रैकेट ओपन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। हेडर फाइल्स मतलब जो हम प्री प्रोसेसर पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चरों में, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की, तब वहां पर बात होगी किसकी? हेडर फाइल्स की बात होगी। क्लियर एकदम? तो बात समझ में आती है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, ये हो हमारा कौन? डेलीमीटर्स। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। हमारी लास्ट जो टॉपिक है हमारा टोकन्स में, वो सेपरेटर। तो सेपरेटर हमको 3 तरह के मिलेंगे। नंबर 1 पहला होगा सेमीकॉलन। सेमीकॉलन काय के लिए इस्तेमाल होगा? टर्मिनेटर के लिए इस्तेमाल होगा। हम हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे काय से? सेमीकॉलन से, सी लैंग्वेज में। नंबर टू बात होगी कॉमा की। कॉमा काय के लिए इस्तेमाल होगा? कॉमा इस्तेमाल होगा सेपरेटर के लिए। हम जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर वो वेरिएबल 1 या 1 से ज़्यादा होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तो हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमे से। और उसके बाद आएगा एक कॉलन। कॉलन का काम होगा लेबल। कॉलन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़? लेबल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेबल। सेपरेटर का काम करेगा ये। तो लेबल क्या होगा? स्विच केस में हम इसको समझेंगे। तो आज की पूरी वीडियो में हमने क्या क्या समझा? टोकन समझा, जो कि हमारे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का पहला पार्ट है। तो बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज में हमारी 3 वीडियो बनेगी। पहली बनी टोकन्स की, अगली वीडियो जो बनेगी वो डेटा टाइप्स की बनेगी, और थर्ड वीडियो जो बनेगी बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज की, वो बनेगी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। ये जो कुछ भी पढ़ा हमने, इसके नोट अभी आपको वीडियो के बाद में मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट में वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।